देश विदेश में आपका स्वागत है और यहाँ पर सबसे पहले महाराष्ट्र से खबर आपको दिखाते हैं। यहाँ से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पद छोड़ने की पेशकश की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इसके लिए चिट्ठी उन्होंने लिखी है और सक्रिय राजनीति छोड़ना चाहते हैं कोश्यारी, ये खबर यहाँ पर आ रही है। और आलोचना से परेशान होकर पद छोड़ने की पेशकश उन्होंने की है और गृह मंत्री से पूछा है कि ऐसे हालात में क्या करना ठीक होगा। आपको बताएं कि एक उनके बयान को लेकर खासी जो है वो सियासी गर्मागर्मी देखने को मिली थी महाराष्ट्र के अंदर, और उसी सिलसिले में ये माना जा रहा है कि यहाँ पर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री को अमित शाह को चिट्ठी उन्होंने लिखी है जिसमें सक्रिय राजनीति छोड़ना चाहते हैं वो। इसको लेकर उन्होंने गृह मंत्री से पूछा है कि ऐसे हालात में क्या करना यहाँ पर ठीक होगा। हमारे सहयोगी सोहित हमारे साथ है। सोहित, ये एक बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र की सियासत में बना हुआ है, एक बड़ा डेवलपमेंट है ये। अगर भगत सिंह कोश्यारी खुद ही अपना पद छोड़ने की यहाँ पर इच्छा जता रहे हैं तो क्या कुछ और इसमें चिट्ठी में कहा गया है? तभी देखिए, चिट्ठी की अगर बात करें तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि फिलहाल महाराष्ट्र में जो मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर एक बयान दिया है वो काफ़ी विवादित होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि मेरी जो बयान है उसे तोड़ मरोड़ कर सामने रखा गया है। ये जो पूरा पत्र है ये महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने गृह मंत्री को लिखा हुआ है। जो तारीख सामने आई है वो है 6 दिसंबर 2022। उन्होंने उस कहा है कि जो मेरा कहना कुछ और था लेकिन उसे कुछ और माना गया, जिसके वजह से इसे लेकर कई सारी जगहों पर मेरे खिलाफ प्रदर्शन हुआ, मेरे बारे में कई सारी चीज़ें कही गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब आप स्वयं हल्द्वानी में थे, 2019 में चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहा गया था, राजनीतिक पार्टी से दूर रहने का सार्वजनिक रूप से अपना मत व्यक्त किया था, उस समय प्रधानमंत्री ने कहा इसके वजह से मैं महाराष्ट्र में राज्यपाल का जो पद है वो मैंने स्वीकारा हुआ था। अब अभी मेरे खिलाफ कई सारी चीज़ें कही जा रही हैं। ऐसे में मेरी आपसे अनुरोध है कि वर्तमान संदर्भ में उचित मार्गदर्शन करने का कष्ट करें, ये उनके पत्र में लिखा गया है। यानी उचित मार्गदर्शन की मांग वो कर रहे हैं गृह मंत्री से। देखिए, इसकी टाइमिंग को आप देखिए, अभी अगले सोमवार से जो शीतकालीन सत्र है महाराष्ट्र का वो शुरू होने वाला है। 17 तारीख को महाविकास आघाड़ी की ओर से मुंबई में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जाने वाला है। जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया गया उसके विरोध में ये रैली का आयोजन किया जाना है, और इससे ठीक पहले राज्यपाल की ओर से जो पत्र लिखा गया था ये सामने आया है। अब ऐसे में देखना है कि क्या कुछ केंद्र की जो सरकार है उनकी ओर से कोई निर्णय लिया जाता है। कल अगर आप देखें, यानी आपने देखा होगा नागपुर में जब मेट्रो का उद्घाटन हो रहा था, प्रधानमंत्री के ठीक बगल में बैठे हुए थे राज्यपाल और उनसे बातचीत भी हो रही थी। तो ऐसे में क्या जो फिलहाल जो मुद्दा चल रहा है, जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, उसे शांत करने के लिए ये पत्र लिखा गया कि क्या वाकई कोई कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब राज्यपाल के ओर से विवादित बयान दिए गए। ऐसे में देखना ये होगा कि इस पत्र का असर किस तरह से होता है, क्योंकि 17 तारीख को मुंबई में एक बड़ी रैली महाविकास आघाड़ी की ओर से की जानी है, ये तो तय है, उसका उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। ताबिश सोहित, एक तरह से कहें कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर आपसे बात होती रही है कि बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था इसको समझा पाना या इस पर अपना पक्ष रख पाना। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को आराध्य देवता माना जाता है। हर जगह पर आप उनकी तस्वीर देखेंगे, और ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज को ये कह देना कि वो पुराने ज़माने के आइकॉन थे, ये विवादित बयान हो ही जाता है। उसके बाद जिस तरह से विपक्ष ने इसे लेकर राज्य भर में प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, क्योंकि ये किसी ऐरे गैरे शख्स ने नहीं कहा था, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल ने कहा था। देवेंद्र फडणवीस ने ज़रूर कोशिश की ये कहने की ये उनका निजी बयान है, लेकिन जब राज्यपाल कोई बयान देता है तो उसे निजी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वो एक पद पर हैं और वो बयान दे रहे हैं। ऐसे में ये मामला और बड़ा हो गया और सवाल उठा था बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर कि आप इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे ठीक पहले अगर आपको याद होगा राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ था। तब तो उद्धव ठाकरे ने भी राहुल गांधी के इस बयान का विरोध कर दिया था। ऐसे में विपक्ष को भी एक मौका मिल गया, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का लेकर। ऐसे में बैकफुट पर हो गई थी बीजेपी और शिंदे सेना। ऐसे में अब उनकी ओर से जो ये पत्र सामने आया है, उसके बाद केंद्र सरकार क्या करती है देखना अहम होगा। या फिर 17 तारीख को ये मुंबई में मोर्चा होना है, नागपुर में जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है 19 तारीख से, उसमें भी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा अगर उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसे भी ये पत्र पर केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है या फिर एक और मौका देती है राज्यपाल को, ये देखना काफ़ी अहम होगा।
बिल्कुल, शुक्रिया सोहित आपका इस सब जानकारी के लिए। तो एक बड़ा अपडेट यहाँ पर ये निकल कर आया कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने अपना पद छोड़ने की पेशकश एक तरह से की है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी उन्होंने लिखी है, जिसमें गृह मंत्री से उन्होंने पूछा कि ऐसे हालात में क्या करना ठीक होगा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने उनके जैसे आम कार्यकर्ता को सीएम बनने का मौका दिया। ये गर्व की बात है। हिमाचल कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है क्योंकि इस संगठन से जुड़े लोगों को आगे लाया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी कहा कि वो सिर्फ वीरभद्र सिंह की ही नहीं बल्कि यशवंत सिंह और रामलाल ठाकुर जैसे बड़े नेताओं की विरासत को भी आगे लेकर जाएंगे। Joined by the man himself, man of the moment, Mr. Sukhvinder Singh Sukkhu. So many thanks for joining us. तो सबसे पहले ये बताइए कि हमने 2 दिन पहले ही आपसे बात करी थी और आपने ये चीज़ बोली थी कि स्लोगन ईयरिंग से और नारेबाजी से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। आज आपने शपथ ली, कैसा लग रहा है और क्या किन चैलेंजेस को ओवरकम करके आज आपने ये शपथ ली है? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि एक कांग्रेस पार्टी का आम कार्यकर्ता जिसका जीवन एनएसयूआई के से शुरू हुआ, क्लास सीआर से शुरू हुआ, कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी से शुरू हुआ, शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के 2 चुनाव लड़ने के बाद शुरू हुआ। आज खुशी इस बात की है कि आज उसे प्रदेश की वागडोर सौंपी है। मैं इसके लिए कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं का, खासकर गांधी परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। खड़गे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये बताइए सर कि आप ने शपथ ली, उसके पहले हमने देखा कि इनफाइटिंग, फैक्शनलिज्म, कहीं ना कहीं लॉबिंग भी काफ़ी चली, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये डिफाइन करना पड़ेगा कि लॉबिंग तो ठीक बात है, फैक्शनलिज्म आपको मुझे समझ नहीं आता कि कोई ग्रुप की फैक्शनलिज्म थी, कोई ऐसी फैक्शनलिज्म नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी इस नारे को बोलती थी, वो कहती थी कि इनका नेता कौन है, इनका दूल्हा कौन है। हमने सामूहिक नेतृत्व की बात की। मेरा एडवाइस था कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करेंगे, क्योंकि 2017 में धूमल साहब को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया पर वो विधायक नहीं बन सके। तो हमें तो पहले विधायक बनना ना। तो इस परंपरा को राहुल गांधी जी ने तोड़ा और कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया नहीं। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव हुआ। पहली बार हिमाचल प्रदेश में चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की तैयारियां होती थी या कांग्रेस, 48 घंटे में फैसला हो गया, 24 घंटे में सीएलपी होगी। हम तो चंडीगढ़ जा रहे थे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और अभी सबसे बड़ा एक चैलेंज जो आपके सामने है वो कैबिनेट के गठन का चैलेंज है, तो उससे रिलेटेड कुछ बातचीत शुरू हुई है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे रिलेटेड हम? नहीं, अभी तो मुझसे कोई बात नहीं हुई। वो तो चैलेंज शुक्ला जी को होगा, मुझे क्यों होगा। मैं तो अपनी राय प्रकट करूंगा। शुक्ला जी जब बोलेंगे कि अपनी राय प्रकट करो तो कर देंगे। और आखिरी सवाल सर आपसे कि आगे चल के बहुत सारे टॉल पोल प्रोमिसेस किए गए हैं, चाहे वो ओपीएस की बात हो, और सबसे बड़ा चैलेंज एक ये भी है कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एकजुट रखकर आपको आगे काम करना है। तो दो पार्ट में आप जवाब दीजिए कि सबसे पहले ये ओपीएस का और बाकी जो पोल प्रोमिसेस उनको कैसे पूरा करेंगे और कैसे कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखेंगे ताकि किसी भी तरीके की। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखना ये तो नई डेफिनेशन बन रही है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, 40 सीटें है, 3 इंडिपेंडेंट आगे 43 होगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एकजुट इसलिए है क्योंकि यहाँ संगठन से लिखे हुए लोगों को आगे लाया जाता। 19 लोग तो एनएसयूआई की जीत कराए। यूथ 35 साल से जो कांग्रेस का झंडा उठा रहे वो लोग जीत गया है। ये कुछ चीज़ें मैंने देखता हूँ ना कि हमारे बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। कांग्रेस पार्टी में कोई फैक्शनलिज्म नहीं। मैं प्रतिभा सिंह जी को कटसी एक होता है तो बोलते हैं कि आप उनको मान मनाने गए हैं। हम कटसी गए हैं मिलने,
प्रतिभा सिंह जी खड़गे के लिए आए थे तो वहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए आए थे, ये सब चीज़ें बात की बात है। चलते चलते बस ये बताइए कि वीरभद्र सिंह जी की लेगेसी को भी आगे ले जाएंगे आप, उस चीज़ के बारे में भी आपने पहले भी बोला है। कांग्रेस की लेगेसी है उसको लेके जाते हैं, वीरभद्र सिंह जी हो गए, यशवंत सिंह परमार जी हो गए, रामलाल ठाकुर जी हो गए, सबको लेके जाएंगे। होता क्या है, संगठन ही बड़ा होता है। तो हिमाचल के चुनाव में इस बार आप देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बड़ा मुद्दा रही और सीएम पद की शपथ लेते ही सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि पहली कैबिनेट में ही ओल्ड पेंशन स्कीम राज्य में लागू करने के फैसले पर मोहर लगा दी जाएगी। ओपीएस हमने कहा कि पहली कैबिनेट में देंगे। अब क्या मोडस ऑपरेंडी उसकी होगी, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को बैठाएंगे, फिर एक देखिए कोई चीज़ ढंग से लागू होनी चाहिए, तो उस दृष्टिकोण से भी हम इस पर विचार करके अभी हम ओपीएस के लीडर हमारे को मिले हैं, एम्प्लॉयज़ के लीडर मिले, सबसे मैं मुलाकात करूंगा और पहली कैबिनेट में हम ओपीएस को लागू करेंगे। शिमला में सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ समारोह में शामिल होने के बाद राहुल गांधी वापस राजस्थान पहुंच चुके हैं और उन्होंने बूंदी से भारत जोड़ो यात्रा फिर से जो है वो शुरू की। आज की ये यात्रा बूंदी के तेजाजी महाराज मंदिर से शुरू हुई और यात्रा में पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी पार्टी सांसद राहुल गांधी और अन्य नेताओं के साथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी भी बूंदी में मौजूद हैं। सचिन पायलट को गद्दार कहने के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के सुर अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में उन्होंने गद्दार वाले बयान पर कहा कि राजनीति में ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। हर कांग्रेसी को सोचना चाहिए कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है। गुजरात चुनाव में करारी हार पर अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी हार के पीछे आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका रही। केजरीवाल ने हमारा बहुत नुकसान किया। अशोक गहलोत से ये खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला ने।